दोस्तों, कल की सबसे अच्छी तैयारी यही है कि अपना आज अच्छा करो। अगर आप कल की परेशानी में उलझ गए तो जीवन भर उलझे ही रहोगे। अगर आपको एक सफल व्यक्ति बनना है तो अपने आप को आज में रखो। आज की जो सिचुएशन है इसको डील करो। और इसी खूबसूरत सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धरती धुरारी में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है बेहद ही खास है, क्योंकि आज जो व्यक्ति हैं हमारे साथ, उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते आज ये मुकाम हासिल करा है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर अमीलाल भाट जी का, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं और एक्स प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर हैं एसएन मेडिकल कॉलेज का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम मैं दूरदर्शन परिवार और स्पेशली आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं मेरे बारे में कुछ बता सकूं और मेरे मंजिल मैंने कैसे हासिल की इस बारे में बता सकूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। सर, बचपन का दौर की अगर हम बात करें तो बचपन का दौर ऐसा होता है जो सभी को मुस्कुरा देता है, सभी के चेहरे पे खूबसूरत मुस्कुराहट ला देता है। आपके बचपन के बारे में बात करना चाहेंगे। कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे वो बचपन की जो यादें हैं, बहुत ही शानदार यादें होती हैं, जब भी मन में आती है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। जानना चाहेंगे कहाँ आपका जन्म हुआ सर। मेरा एक हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव गिलवाला में हुआ था, जिसमें लगभग 50-60 घर थे। गांव में कोई बिजली नहीं थी, ना उस वक़्त सड़क थी और प्राइमरी स्कूल था जी। हम 10 भाई बहन थे, उनमें से कोई भी अभी तक स्कूल नहीं गया था। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों को मेरे पिताजी स्कूल में छोड़ के आए और जब मैं स्कूल में गया तब मेरा स्कूल में पढ़ाई में इंटरेस्ट हुआ और मैंने पढ़ाई शुरू करी। छोटा सा गांव, छोटा सा स्कूल था, नंगे पांव जाते थे जी। और उस वक़्त बाकी कुछ पेन और ये सब तो मिलता नहीं था जी। तो सरकंडे के पेन से उसमें छील के वो बनाते थे और जो टिकिया की शाई आती थी उससे शाई से बना के तख्ते पे लिख के हम पढ़ा करते थे। उस पढ़ाई में ऐसे चलते हुए, घर का साथ में काम करते हुए भी, घर पे जैसे मुझे पशुओं के लिए चारा डालने का, कई बार खेत में काम करने का वो मेरे को काम होता था, वो काम करते हुए भी मैंने पढ़ाई चालू रखी। मैं और मेरा छोटा भाई जाते थे तो हमारे स्टोरी ये हुई कि मैं और मेरा छोटा भाई दोनों पढ़ने में हम होशियार थे, तो हमारे जो मास्टर हैं वो भी हमें उत्साहित करते थे। पर एक दिन मेरे छोटे भाई को मास्टर जी ने थप्पड़ मार दिया, तो उसके बाद में वो तो स्कूल गया ही नहीं और मैंने मेरी पढ़ाई आगे चालू रखी और प्राइमरी स्कूल कंप्लीट किया जी। प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करने के बाद में जो सेकेंडरी स्कूल वहाँ था नहीं, तो सेकेंडरी स्कूल के लिए हमें पास के गांव, जो कि 3 किलोमीटर है, कुलचंदर गांव है, वहाँ जाने का था। तो उस वक़्त गांव के सभी लोगों ने मेरे पिताजी को हतोत्साहित किया कि इस गांव से आज तक तो कोई ग्रेजुएट हुआ नहीं है। जिसको इंसान ने इस गांव के कुएं का पानी पिया है वो कभी ग्रेजुएट नहीं हुआ। क्यों टाइम बर्बाद करते हो, पैसे बर्बाद करते हो, इससे खेत में काम करवाओ और अपना काम करेगा, दाल रोटी कमाएगा, आपका हाथ बटाएगा। पर मेरे पिताजी ने चाहा कि मैं पढ़ूं, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने भी छोड़ दिया था, मैं ही एक था जो स्कूल जाता था। तो मेरे को उन्होंने कहा ठीक है, तुम पढ़ना चाहते हो तो जाओ। तो मैंने सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। क्या बात है। तो वहाँ से हम पैदल जाते थे। सुबह सुबह मेरी माँ उठ के मेरे लिए खाना बनाया करती थी जी। एक कपड़े के उसमें मेरे को पोटली में बांध के देते थे। तो कभी रोटी के साथ मिर्च और चटनी होती थी और कभी कभी वो गुड़ देती थी तो वो हमारा लंच होता था और वो लेके हम उसमें स्कूल में जाते थे और वापस आते थे। वापस आते वक्त स्पेशली गर्मियों में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि जूते और कपड़े भी पूरे आ सके। तो कभी जैसे तैसे करके कपड़े पूरे होते थे, जूते नहीं खरीद पाते थे। तो कई बार पैर जलते थे, तो हम पैरों के नीचे घास, जिसको हम बुई बोलते हैं, वो लगा के चला करते थे और इस तरह से हमने सेकेंडरी पास करी। और आप अपने गांव के पहले ग्रेजुएट भी रहे।
तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट होता होगा कि आपने वो चेन तोड़ी है और एक गांव के सबके लिए इंस्पिरेशन बने, क्योंकि गांव के पहले ग्रेजुएट होना बड़ी बात होती है। हाँ, वो भी दूसरा मैं ये कहूँगा कि ग्रेजुएट, और वो भी मेडिकल ग्रेजुएट। जी जी। सो उसके बाद में जब मैं पढ़ाई में हम काफ़ी होशियार थे, डिबेट में भी अच्छा आता था, तो सेकेंडरी में जो सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर थे बंशीधर जी शर्मा करके, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो संगरिया के रहने वाले थे, तो मेरा वहाँ से संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ में मेरा हायर सेकेंडरी के लिए एडमिशन हुआ। वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी करी। तो हायर सेकेंडरी में जब मैं सेकेंडरी का जो पेपर दिया था, तो उसमें मैं नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप में आया था। तो वो नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मुझे 10वीं से शुरू हुई थी और वो मेरे पूरे MBBS के ग्रेजुएशन तक चली। तो वो मुझे एक बहुत बड़ा सहारा था जी। और रहने के लिए बाहर हॉस्टल तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं उनके गुरुजी के घर ही रहता था। तो उनके घर के काम में हाथ बटाता था, उनके यहाँ खाने का उनके यहाँ हो जाता था, और एजुकेशन के लिए बाकी मेरे पिताजी मुझे जो किताबें और उसका खर्चा दे देते थे। इस तरह से करके मैंने हायर सेकेंडरी पास करी। जी जी। कहीं ना कहीं पढ़ाई की जो चाह है आप में बचपन से ही थी, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद गांव से, जैसा कि आपने बताया कि बोरी बांध के जाते थे, DA में आपने पढ़ाई करी है, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन रहा। लेकिन एक चाह होनी बहुत ज़रूरी होती है, जब तक चाह नहीं होती वो बात नहीं बनती है। वो आपके शुरू से ही थी, बचपन से थी, और पहले ग्रेजुएट भी हैं आप गाँव के। आसान नहीं रहा होगा कॉलेज से बाहर जाना, शहर में जाना, फिर अपनी पढ़ाई करना, गाँव के वातावरण से एक शहरी वातावरण में जाना, जाहिर सी बात है आसान किसी के लिए नहीं होगा। नहीं, मुश्किल होता है जी। खाने पीने के हिसाब से भी होता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि गांव में सीधे साधे होते हैं, शहर में थोड़ा अलग माहौल होता है। जब मैं हायर सेकेंडरी मैंने कंप्लीट किया था, तो मेरे अच्छे मार्क्स थे, तो फिर वहाँ मेडिकल कॉलेज जो हायर जो उस वक्त 10+2 नहीं होता था, BSc कहलाती थी। तो BSc के लिए अच्छा कॉलेज के लिए मैंने MD कॉलेज श्री गंगानगर में एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने फर्स्ट ईयर किया। फर्स्ट ईयर में भी मेरे 75% मार्क्स थे। मैथ्स में तो 100 में से 98 थे। और फिर मुझे जब मैं इस ड्यूरेशन में मुझे एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि 11th में मेरी आईज़ कमज़ोर हुई थी। तो उसको दिखाने के लिए हमारे पड़ोस में रहते थे, वो मुझे बीकानेर दिखाने लेके गए थे। तो जब मैं आईज चेक करवा के आया था, तो उन डॉक्टर साहब का नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, पर उनको देख के मुझे ये हो गया था कि मैं तय किया मैंने कि मैं डॉक्टर बनना जी। और उसी लगन की तरह से मैं गंगानगर में पढ़ाई करता था और PMT की तैयारी करी। PMT की तैयारी के टाइम में भी काफ़ी परेशानियां आई, क्योंकि मैं खुद हाथ से खाना बनाता था, बाहर एक कमरा लेके रहता था, खुद ही खाना बनाता था, खाना बनाता था। तो क्या है कि जैसे मैंने कहा था कि शहर में थोड़ा वातावरण अलग होता है, तो दूसरे बच्चे जो थे वो कई बार आके और डिस्टर्ब करते थे, अपना पढ़ाई करके आ जाते थे और जी। बाद में डिस्टर्ब करते थे, पूछते थे। पूछने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बताता भी था, मेरे को उससे उनको बताने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी। पर वो क्या है कि टाइम खराब करते थे। तो इसको करते हुए क्या हुआ कि मैंने पुरानी आबादी में गंगानगर में एक ऐसा मकान लिया था जिसमें अंदर कमरे में करके 2 गेट हुआ करते थे। तो एक गेट बाहर खुलता था, एक गेट अंदर था। तो फिर मैं क्या बाहर ताला लगा के और फिर अंदर पढ़ाई करता था। जी। तो ये था। कुछ दिन बाद में लोगों को पता लग गया, तो वो क्या है कि लोग अंदर के उससे भी डिस्टर्ब करने लगे। फिर मैंने कहा कैसे किया जा सकता है। तो उस वक्त कोई 2 व्हीलर तो था नहीं, मैं साइकिल पे जाया करता था। साइकिल से मैं MD कॉलेज के पास लॉयल प्रिया करके एक गार्डन होता था, आज भी है वहाँ, तो नहर के पास गांव होता था। तो मैं 10 साढ़े 10 बजे घर से निकल जाया करता था खाना खा के, और मैं बाग में जाके और पेड़ों की छांव के नीचे बैठ के पढ़ा करता था। क्या बात है। वहाँ पढ़ के, और मैं शुरू से ही कम से कम 17-18 घंटे मेहनत करता था।
और मेहनत का फल ये हुआ कि जो लोग मुझे ये कहते थे कोई एक बार में एडमिशन थोड़ी होता है, कई बार देने पड़ती है, ये तो मैं कहता था कि ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं सही। पर ये मुझे भी अचंभित हुआ कि मेरा फर्स्ट टाइम में मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हो गया। पीएमटी में सिलेक्शन हो गया, क्या बात है। और कहीं ना कहीं आपका जो इंस्पिरेशन आपको जो आंखों के डॉक्टर है उनसे मिला, लेकिन आपको सर्जन बनने के पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है, जिसमें आपके टेलर ने कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन दी, और वो जो एप्रन बनाते हैं फिर आपको इंस्पिरेशन मिली कि मुझे अब सर्जन की बनना है, पीएमटी के बाद ये भी सर्जन की तरफ जाना है। जी बड़े इंटरेस्टिंग है जी। जब मेरा एडमिशन बीकानेर मेडिकल कॉलेज में हो गया था, क्योंकि मेरे पिताजी और घर में कोई दूसरा पढ़ा हुआ नहीं था, तो मैं खुद ही जाता था। इंटरव्यू के बाद में मैंने, क्योंकि उस वक्त गंगानगर और बीकानेर के एरिया को मेडिकल कॉलेज बीकानेर ही मिला करता था, तो बीकानेर में जब फर्स्ट ईयर में हम जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में जाने के लिए हमको वाइट कोट एप्रन जिसको बोलते हैं वो बनाना पड़ता था। तो एक टेलर्स की दुकान थी गंगा शहर की रोड पे, उस पे जब हम कर रहे थे सिलवाने गया, और जब उसने मेरा नाप लेना देखा तो नाप में मैं देख रहा था तो मेरे घुटने तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। उस दिन मुझे दिमाग में ये आया कि नहीं, मैं सर्जन बनूंगा। सर्जन बनूंगा। और एमबीबीएस के टाइम फर्स्ट एमबीबीएस, सेकंड एमबीबीएस, फाइनल एमबीबीएस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी, फर्स्ट डिवीजन से करी। और भगवान का शुक्र था कि जितने मेरे मार्क्स थे उस वक्त पीएमटी तो थी, प्री पीजी शुरू नहीं हुई थी, तो मेरा प्री पीजी में मेरा नंबर सर्जरी में आ गया था। क्या बात है। बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी। और ऐसा कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो वो आपको मिल ही जाती है। वो शिद्दत कहीं ना कहीं आपके डेडिकेशन में सभी लोगों को दिखी, और आज आपका जो मुकाम है सब लोग देखते हैं और सब लोग कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा लेते हैं। और डॉक्टर साहब, यूरोलॉजी ही क्यों, इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है डॉक्टरी लाइन के अंदर ही, लेकिन यूरोलॉजी ही क्यों चूज़ करिए आप? हाँ, तो पहले मेरा जो फर्स्ट इंटरेस्ट मेरा सर्जरी भी इसीलिए हुआ कि सर्जरी में फिजिशियन सिर्फ दवा दे के ये हो जाते हैं। सर्जरी में डे टू डे चैलेंज होता है, और कई बार इस तरह के सीरियस मरीज आते हैं जिनको बचाते हैं, तो बचाने में क्या है कि आपको एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिल्कुल। अगर आप किसी की ज़िंदगी बचाते हो और उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो अपने माइथोलॉजिकली भी ऐसे लगता है, जो सोच ध्यान रखते हैं तो आपको ये लगता है कि क्रेता ने जिस काम के लिए, भगवान ने जिस काम के लिए हमें बनाया है, क्रेता की कृति की सेवा कर रहे हैं, और क्रेता की सेवा करके अगर हम उसको बचा देते हैं तो ये सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। इसी क्रम में मैं पढ़ाई में ठीक था, काम भी पूरा करते थे। तो जब हमारे सर्जरी के जो हमारे गाइड थे वो एक दिन जा रहे थे, तो नेचुरल है, जब मैं पढ़ाई में अच्छा था तो सब मानते ही थे। तो एक बार मेरे जूनियर कलीग ने पूछा, हमारे गाइड से, बॉस से पूछा कि सर ये यूरोलॉजी का कोई केस था कि इसको में हम क्या करें, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए ऐसे देख के कहा कि ये कैम्बल जा रहा है ना, इनसे पूछ लो। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कैम्बल एक्चुअली क्या है, यूरोलॉजी की टेक्स्ट बुक है। जैसे ये टेक्स्ट बुक है ना, ये यूरोलॉजी की टेक्स्ट बुक है। तो ये कहना, तो उस दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं यूरोलॉजिस्ट बनूंगा। बिल्कुल। और आगे यूरोलॉजिस्ट के लिए मैंने जर्नी तय की और यूरोलॉजिस्ट के लिए आगे निकला। और यही आपकी मेहनत है और यही आपकी डेडिकेशन है कि आपके जो सुपर सीनियर थे उन्होंने बोला था कैम्बल में आपका नाम आए, कैम्बल में जाके आप देख लो, और कहीं ना कहीं आज भी इस बुक के अंदर आपका नाम है। तो इस मेहनत को हम सलाम करते हैं। ये बुक आपकी हमारे पास पड़ी भी है, जो कि इसे कहते हैं बाइबल ऑफ यूरोलॉजी। हाँ, ये वर्ल्ड में सब जगह साइटेड है जी कैम्बल। हाँ, इसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे, हालांकि उन्होंने मुझे ऐसा वो नहीं शायद एनकरेजिंग में कहा, या जो भी उनका इंटेंशन था वो हुआ, और मैंने मेहनत करी। और इसमें मेरा इस कैम्बल में नाम क्यों है, क्योंकि मैंने कुछ पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में बच्चों की जन्मजात बीमारियां हैं, उनमें कुछ मेरी
मैंने नई टेक्निक्स डेवलप करी हैं वो इस कैम्पबेल बुक में साइटेड हैं। क्या बात है। इस बुक में साइट होने का मतलब वो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि सपने देखो, सपने देखोगे तो साकार भी होंगे, बस शर्त ये है कि उसके पीछे मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। जैसा कि सर ने बोला कि उनको एक यूरोलॉजिस्ट बनाना, उन्होंने अपनी मेहनत करी और जो मेहनत के मुकाम पे आज उन्होंने ये मुकाम हासिल करा है। सर आप पौंडीचेरी भी गए, वहाँ आपने अपनी फैमिली को बोल दिया था कि मैं यूरोलॉजी में सिलेक्ट हो गया। यूरोलॉजी के सिलेक्शन का मैं बताना चाहूँगा आपको कि MS के बाद में मेरा RPSC में सिलेक्शन हो गया था और बीकानेर के पास एक PSC है, उसमें मेरा सिलेक्शन होके अपॉइंटमेंट भी हो गया था जी। और तो मेरे गाइड थे, उन्होंने कहा कि आप वहाँ ज्वाइन कर लो, थोड़े दिन में मैं आपको बीकानेर ले आऊँगा जी। और मुझे कुछ जचा नहीं था कि मेरे वो कहा कि मैंने कहा CAS तो नहीं बनेंगे आगे यूरोलॉजी कैसे करेंगे, अगर यहाँ गांव में फंस गए तो यूरोलॉजी नहीं हो सकेगी। तो मैंने तय किया कि मैं आगे पढ़ूंगा। पर मेरे परिवार वाले, क्योंकि जिस परिवार के स्टेटस से मैं आता था जी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई इससे बड़ा तो ये तो इससे जो आगे इस ज्वाइन नहीं करना तो बड़ा गलत डिसीजन होगा, क्योंकि परमानेंट नौकरी है, इसको आप कैसे छोड़ सकते हो। तो मैंने उनसे यही कहा था कि भी अगर मेडिकल ऑफिसर या CAS ही बनना है तो 3 साल बाद में बढ़ेंगे, मुझे चांस दो, मैं 3 साल ट्राई करना चाहता हूँ। ये सोच के मेरे घर वालों के विशेष के विरुद्ध मैं ये नौकरी नहीं ज्वाइन करके और मैं दिल्ली चला गया। तो दिल्ली जाने के टाइम भी हालांकि फिर मेरे पिताजी ने कह दिया कि भाई अब तुमको हम MS तक हो गया है तुम्हारा, अब हम आगे तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि MS के टाइम भी हमारे को स्टाइपेंड मिलता था तो परिवार पे इतना भार नहीं था, पर उन्होंने कहा अब आगे का तुमको जो करना है तो तुम खुद करो हमें। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे अब पैसे नहीं मांगूंगा, पैसे नहीं लूँगा और मैं मेरी उस मेहनत से ही आगे करके आऊँगा। तो ये छोड़ के मैं यहाँ छोड़ के मैं दिल्ली सीनियर रेजिडेंसी के लिए चला गया। जी। उस वक़्त हमारे अप्रैल मई में जो हमारी स्कॉलरशिप मिलती थी, जो मैंने कहा था मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, तो उस वक्त हमको मेरिट स्कॉलरशिप में 1400 रुपये के लगभग पैसे मिलते थे। जी। तो बाकी मैं बुक्स और उसमें खर्च कर देता था। जिस दिन मैं वहाँ से निकलने वाला था उस टाइम मेरी जेब में 50 रुपये थे जी, और 42 रुपये का मैंने दिल्ली का टिकट खरीदा और 8 रुपये जेब में लेके मैं दिल्ली रवाना हो गया। जी। दिल्ली में जहाँ गया था वहाँ हमारे फैमिली फ्रेंड मेरे दोस्त थे, उनके यहाँ मैं जाके रुका, उनके साथ रहा। 2-3 महीने जॉब के लिए ट्राई किया। कभी खाना वगैरह शाम का तो वहाँ मिल जाता था, दिन में खाने की परेशानी होती थी, पर मेरे दोस्तों ने जिन्होंने था उन्होंने सपोर्ट किया मुझे 2-3 महीने, और 2 महीने बाद में मेरी सीनियर रेजिडेंसी की जनरल सर्जरी में सीनियर रेजिडेंसी की मेरी जॉब लग गई। क्या बात है सर। पर वो जनरल सर्जरी में थी, मुझे उससे संतोष नहीं था। फिर एक बार एडवर्टाइजमेंट देखते थे तो जिपमेर पौंडीचेरी में यूरोलॉजी में वैकेंसी निकली थी सीनियर रेजिडेंट की, तो मैं यहाँ से छोड़ के मैं जिपमेर चला गया पौंडीचेरी और वहाँ यूरोलॉजी में ज्वाइन किया। तो मेरा इंटरव्यू में जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जब इंटरव्यू लिया मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर डायरेक्टर के पास इंटरव्यू था, तो डायरेक्टर के पास जब इंटरव्यू देने के लिए मैं गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप राजस्थान छोड़ के यहाँ क्यों आए हो, राजस्थान में भी तो यूरोलॉजी विभाग है, तो आप सीरियस हो इस बारे में ज्वाइन करने के लिए या आप जैसे ऐसे घूमने आए हो। मैंने कहा साहब मैं यूरोलॉजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं यूरोलॉजी करने ही आया हूँ और मैं ज्वाइन करूँगा और मैं काम भी करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। डायरेक्टर साहब ने कहा तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया था। फिर वहाँ सिलेक्शन के टाइम हम तैयारी भी करते थे, मैं और मेरा एक और दूसरा कलीग था। उस वक्त तक वहाँ MCS शुरू नहीं हुई थी, तो हम तैयारी करते थे। पर वहाँ जिपमेर का एक बड़ा अच्छा नाम था कि जो लोग वहाँ साल भर तक
नॉन एमसीएच सीनियर रेजिडेंसी करते थे, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता था। तो हम तैयारी कर रहे थे, तो हमारे एक सीनियर थे टीचर जो रीडर थे, वो यूजुअली कहते थे कि यूरोलॉजी टफ बहुत है, आप यूरोलॉजी छोड़ो, आप न्यूरो सर्जरी और कार्डियोलॉजी कार्डियोथोरेसिक में सिलेक्शन हो जाएगा, आप निकल जाओगे, आप क्यों इसमें माथापड़ी करना चाहते। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं कोशिश। वो बार बार कहते थे, तो एक दिन मैंने कह दिया सर 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 3 साल में नहीं होगा, 4 साल में नहीं होगा, कभी तो होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं आपको कभी नहीं कहूँगा, आप करो। और भगवान ने साथ दिया, मेहनत काम आई। तो मेरा फर्स्ट टाइम में ही मैंने लगभग साल भर बाद में जब SMS जयपुर में एंट्रेंस टेस्ट हुआ तो मेरा यूरोलॉजी में सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल, यही आपकी इच्छा थी और कहीं ना कहीं यही आपकी चाह है कि आपको यूरोलॉजी के अंदर कुछ ना कुछ करना है। और रिस्क टेकिंग जो फैक्टर है कि जेब में आपके 50 रुपये पड़े हैं और आपने 42 रुपीज़ का आपने टिकट खरीद लिया और जेब में 8 रुपये हैं और आप निकल पड़े अपनी राह के अंदर, यही एक होता है कि जब जहाँ रहा है वहाँ चाह है, तो कहीं ना कहीं रास्ते मिल ही जाते हैं। जब आप दिल अपने जो मुकाम है उसको पाने के लिए शिद्दत से आप कहीं ना कहीं रास्ते मेहनत करें तो मिल जाता है सर जी। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं सब घर वालों को कहा कि अब मैं घर पे वापस तभी आऊँगा क्योंकि मैं उनकी राय के विरुद्ध MCH करने निकला था। मैंने कहा मैं घर अब तभी आऊँगा जब मेरा MCH में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या बात है। तो मेरा MCH में यहाँ सिलेक्शन होगा, उसके बाद ही यहाँ से मैं घर गया, उससे पहले मैं घर भी नहीं गया था। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। और कहीं ना कहीं आपकी जो यात्रा है, जीवन यात्रा है, कहीं ना कहीं सभी को प्रेरणा देती है। डॉक्टर साहब, यूरोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आज भी अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है हमारे समाज के अंदर, क्योंकि यूरोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ लोग बाग जाने में हिचकते हैं आज भी। इसके पीछे की क्या वजह लगती है, कैसे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें? क्योंकि फिर आपके पास भी तब सिचुएशन आती है जब चीज़ें वर्थ हो जाती है, उस मतलब जब खराब हो जाती है तब सिचुएशन आपके पास आती है। हाँ, मैं ये इस मामले में मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि एक तो अपने डेवलपमेंट में अपन बच्चों के बारे में या जो भी है, सबसे बड़ी बात तो जिसमें मेरा वर्क है, जिसमें स्पेसिफिक वर्क है, कि आपको जान के ताज्जुब होगा कि लोग बच्चे की इंद्री को देखते ही नहीं है। बिल्कुल, उसको देखें क्या डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने यहाँ ऐसा है कि जो जन्मजात बीमारी है वो शादी के टाइम या उस वक्त लेके आते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा अब मैं कहूँगा कि समाज में अपने को सबको एजुकेशन भी सबको अपने देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि जो बच्चा छोटा है तो उसकी इंद्री ढंग से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, वो पेशाब ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा है। और लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए होता है, उनको हेजिटेशन होता है, वो बताते नहीं हैं पेशाब। पहले, अब तो फिर भी परिस्थितियाँ सुधर गई हैं। पहले जैसे बच्चियाँ स्कूल जाती थी तो उनको स्कूल में जाने के लिए वॉशरूम ही नहीं होते थे, पेशाब को रोक के रखती हैं, पेशाब को रोक के रखते हैं बहुत ज़्यादा, 4 घंटे 6 घंटे रोकते थे। पेशाब रुकता है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो उनको मदर्स को, पेरेंट्स को उनको बताना चाहिए। दूसरा ये है कि मदर्स और फादर भी बच्चों से इंटरेक्ट करें, बताएं कि भाई तुमको कोई परेशानी है, स्पेशली बच्चा गुमसुम रह रहा है या जैसे बार बार उल्टियाँ करता है, या वो बच्चा कहता है कि मेरे बार बार पेट दर्द होता है, मतलब स्कूल नहीं जाने के बहाने ढूंढ रहा है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है उसको कोई परेशानी भी हो। तो इस तरह की कोई चीज़ हो, जैसे परेशानी में ये कहूँ कि बच्ची को स्कूल में जाने के बाथरूम नहीं मिलता, वो पेशाब नहीं कर पाती है, तो उसको वो कहेगी कि मेरे पेट दर्द हो रहा है या उल्टियाँ हो रही है। सो इस तरह की कोई भी जो सिम्टोमेटोलॉजी या इस तरह की कोई बात हो तो पेरेंट्स को उसमें इंटरेक्ट करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए। ना केवल इसके बारे में भी, थोड़ी बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हो जाए, 9th 10th में हो, तो उस वक़्त के बारे में, पेशाब के बारे में, जननेंद्रिय के बारे में या यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स, इसीलिए लोग कम आते हैं कि पेशाब की चीज़ क्या बताएंगे, इंद्री की बीमारी है क्या बताएंगे, किसको बताएंगे, हेजिटेशन होता है। तो हेजिटेशन नहीं करके और दिखाना चाहिए, और प्रारंभिक की स्थिति में ही अगर इलाज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। कई बार जैसे बच्चे पेशाब नहीं कर पाते हैं
या पेशाब करने की जगह नहीं मिलती है, तो धीरे धीरे जो पेशाब की थैली में पेशाब इकट्ठा होना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा पेशाब इकट्ठा होता है तो पेशाब की थैली काम करना बंद कर देती है। काम करना बंद कर देती है, पेशाब धीरे धीरे गुर्दे पे प्रेशर रहता है, तो गुर्दे खराब हो जाते हैं। कई बार इस स्थिति में लाते हैं कि पेशाब बंद होने की वजह से गुर्दे खत्म हो गए, उस स्थिति में लेके आए। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें। उनको कोई भी प्रॉब्लम है, पेशाब संबंधी दिक्कत है या दूसरी भी कोई बीमारी है, तो उनसे बात करके उनसे पूछना चाहिए। और आसपास अभी तो सब जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे राय करके, और डॉक्टर से बीमारी के बारे में कोई छुपानी भी नहीं चाहिए, बताने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्ची को दिखाने में फीमेल ही हो, इवन मेल डॉक्टर को भी, बच्ची बेटियां सबकी है, डॉक्टर की भी बेटी होती है, तो उसमें 5 साल 10 साल की बच्ची को डॉक्टर को दिखाने में हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, ना कि बच्चियों को या बच्चों को बीमारी की स्टेज में आगे बढ़ाया। डॉक्टर साहब, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, लेकिन अगर हम जनरल बात करें कि ये बेसिक चीज़ें आप ध्यान में रख लो कि आपको दिक्कत समस्याएं नहीं आएगी, ऐसी बेसिक चीज़ें कौन कौन सी है जो यूथ को ध्यान रखना चाहिए, जो हर एक को कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए कि ये बेसिक चीज़ें होती हैं, इनका अपन को खासकर ध्यान रखना ही चाहिए? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के लिए मैं कहूँ 2 साल 3 साल तक तो 5 साल तक तो बच्चे की इंद्री का डेवलपमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेशाब ढंग से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बार बार पेशाब करता तो नहीं है, जलन वगैरह नहीं होती, बच्चा पेशाब करते हुए चिल्लाता तो नहीं है, जोर तो नहीं लगाता है। अगर छोटा बच्चा है, इस तरह की स्थिति है, तो उसको ले जाके डॉक्टर से डॉक्टरी राय लेनी चाहिए। और इसके बाद में आगे की स्थिति आती है, तो जैसे जिस वक्त हो तो जल्दी निदान करके इलाज करने में ज़्यादा अच्छा होता है जी। और जन्मजात बीमारियां हैं, जन्मजात बीमारियों में ज़्यादातर बीमारियों को, कुछ बीमारियां तो ऐसी है जिनका कि जन्म पे ही पेशाब ऑपरेशन करना पड़ता है, पेशाब संबंधी, जैसे पेशाब की थैली खुली हो, उस तरह की जो स्थिति हो उसका तो जन्मते ही ऑपरेशन हो जाता है। इसके अलावा जैसे इंद्री के टेढ़े होने की, जिसको कि हम हाइपोस्पेडियाज बोलते हैं, जो ये है, इसके मरीजों को सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि इन मरीजों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय होता है। बिल्कुल। अन्याय कैसे होता है कि पेरेंट्स पहले दिखाते नहीं है, एज बड़ी हो जाती है, वो कहते हैं बड़ा होके कराएंगे। बड़ा होके करने में एक तो रिजल्ट्स पुअर होते हैं और बच्चे की इंद्री का डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये जो बच्चे जो 6 से 18 महीने के बाद, जिसको हाइपोस्पेडियाज हम बोलते हैं, इंद्री टेढ़ी होना, पेशाब नीचे से आना, पेशाब के लिए धार नीचे नहीं पड़ना, पेशाब करते हुए कपड़े गीले हो जाना, पैरों पे पेशाब करना, इस तरह की बीमारी हो तो उसको अपने हाइपोस्पेडियाज बोलते हैं। तो ये जन्मजात है। उसी वक्त इस बीमारी का ऑपरेशन 6 से 18 महीने के बीच में बेस्ट होता है। और कई बार क्या है कि जैसे जो पुरानी टीचिंग है उसके हिसाब से भी लोग कह देते हैं कि 5 साल बाद में कराना है। ये सब पुरानी बातें हो गई है। जितनी जल्दी सर्जरी होगी उतना बढ़िया होता है। 6 महीने के बाद में सर्जरी 6 से 18 महीने बेस्ट होता है। पर अगर 6 से 18 महीने के बीच में नहीं भी करवाया है तो आगे भी जब भी आपको ध्यान में आए या जब भी आपको मौका मिले तो डॉक्टर को दिखा के उसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। इसी तरह दूसरी बीमारियां हैं, जैसे हार्निया की बीमारी है बच्चों के। कई बार हार्निया का कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि दिखाते नहीं है तो फूल के उसमें आंत फंस जाती है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं आए, उसके लिए जैसे हार्निया की है वो 6 महीने से 2 साल के बीच में हो जाना चाहिए। इसी तरह की एपिस्पेडियाज की बीमारी है, उसका भी 6 महीने से 18 महीने के बीच में ऑपरेशन हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसी तरह गुर्दे की बीमारी है, हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसको होता है जन्मजात, आजकल काफ़ी इसका निदान भी हो जाता है क्योंकि सोनोग्राफी हो जाती है। तो इसका भी इलाज जल्दी करवाना चाहिए। अगर गुर्दे का इलाज टाइम पे नहीं हुआ तो गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं। और जो बच्चा बड़ा होके देश की प्रोग्रेस में, जो डेवलपमेंट में हाथ बटाएगा, उसका गुर्दे खराब हो जाए तो वो ट्रांसप्लांट की पोजीशन और वो उम्र भी पूरी नहीं ले पाता है। तो ऐसी स्थिति सिर्फ इस वजह से कि अपन अवेयर नहीं थे।
तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि समय रहते पहली बात तो चीज़ों को समय रहते चीज़ों का इलाज करवाएं। किसी भी चीज़ को अगर आप छुपाएंगे तो आगे जाके वो सिचुएशन ख़राब ही होगी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। डॉक्टर साहब एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने एक बुक भी पब्लिश करी जो कि वर्ल्ड की तीसरी बुक है मेरे ख्याल से। हाँ, उसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये कि वर्ल्ड की तीसरी बुक है और कहीं ना कहीं उसमें आपका भाग है उसके अंदर आपने बहुत ही अच्छे ढंग से काम करा है और ये मेरे पास मेरे ख्याल से उसका ये भी है इसके बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे। ये बुक मैं ये कहूँगा कि मैंने जो मेरी ओरिजिनल टेक्निक्स है जिस पे काम किया है। हाँ। और अभी मैं जैसे आपको कह रहा था हाइपोस्पिडियाज की बीमारी है, तो ये क्योंकि इसमें बार बार ऑपरेशन फेल होते हैं जी, बार बार ऑपरेशन फेल होते हैं, तो इसमें मैंने कुछ नए कंसेप्ट दिए थे। उस नए कंसेप्ट्स को लेके ये बुक पब्लिश करी है। तो ये वर्ल्ड में तीसरी बुक है हाइपोस्पिडियाज पे। एक अमेरिका से पब्लिश हुई थी, एक यूरोप से, थर्ड बुक ये एशिया से अपनी पब्लिश हुई है। ये स्प्रिंगर इंटरनेशनल ने पब्लिश करी है। और इस बुक में निदान से लेके हाइपोस्पिडियाज के बारे में जितने भी टेक्निक्स हैं उनका, जिसमें कि मेरे ओरिजिनल टेक्निक्स हैं वो भी डिस्क्राइब्ड हैं। और ये बहुत ही उपयोगी है। मींस अगर ये कह के इनके प्रिंसिपल्स जो मैंने बुक्स में प्रिंसिपल्स दिए हैं अगर वो कहें तो जो हाइपोस्पिडियाज की सर्जरी में फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, 50-60-70% फेलियर रेट है। मींस उसके जो सर्जरी कई बार एक में हो जानी चाहिए वो 2-3-4 बार करना पड़ सकता है। तो अगर इस प्रिंसिपल्स पे करके करें तो क्या है कि वो एक स्टेज में या 2 स्टेज में पूरा हो जाता है और इससे बच्चों के लिए साथ न्याय होगा। अगर बच्चा 3 बार हॉस्पिटल जाता है, बच्चों को पेरेंट्स का खर्चा होता है उसमें, अब बच्चे को जो हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं, कोई बच्चा हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, वो चिल्लाते हैं बच्चे के बार बार साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो उससे बचा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। डॉक्टर साहब आप वैसे तो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन खाली समय में आप क्या करते हैं? आपकी हॉबीज़ के अंदर आपने बताया था कि स्पोर्ट्स खेलना पसंद है और आपकी फैमिली में भी काफ़ी स्पोर्ट्स खेला जाता है। आपके जो बेटे हैं वो भी नेशनल प्लेयर हैं और डॉटर जो है जूनियर राजस्थान की प्लेयर रह चुकी हैं। तो खाली समय में क्या कुछ करना पसंद करते हैं? किस तरीके से आप अपना अपार्ट फ्रॉम योर वर्क क्या चीज़ आपको पसंद है? नहीं, हेल्थ कॉन्शियस में शुरू से रहा था जी। आज शुरू से मैं जैसे इवन मेडिकल में होते हुए भी, जैसे हमारे को एमसीएच के टाइम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैं क्या करता, स्विमिंग कर लेता था जी। चाहते हुए आधा घंटा पौन घंटा स्विमिंग करी, उससे एक्सरसाइज होती थी, या दौड़ लगा लेता था। और उसके बाद में मैं शुरू की जॉब कर रहा था, तो जॉब के लिए भी मैंने ये खेलना नहीं छोड़ा था। मैं खेलता हूँ, मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, और ये चीज़ मैंने मेरे बच्चों में भी डाली थी। क्या बात। तो बच्चों को मैं स्कूल लेके जाता था। तो इस बारे में मैं सभी को मैं अपनी जो थॉट्स हैं वो शेयर करना चाहूँगा कि पेरेंट्स को ये चीज़ हटा देनी चाहिए कि खेलने से बच्चे को पढ़ाई में नुकसान होता है। नहीं होता, खेलने से बच्चा पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा करता है। और यही मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, मेरे बच्चे जैसे मेरे सन और डॉटर दोनों ही, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS भी किया, MS भी किया, और मेरे बेटे ने तो MCH भी कर लिया, और डॉटर अभी जनरल सर्जरी में असिस्टेंट प्रोफेसर है यहीं SMS में ही, वो उस स्टेज तक पहुँचे। तो मेरा ये कहने का ये है कि पढ़ाई से ऐसा नहीं होता कि आपको कोई जो है खेलने से पढ़ाई पे बुरा असर पड़ता है, नहीं पड़ता। दूसरा, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं है, स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए भी बहुत सारी चीजें बताता है। बिल्कुल, कोई भी प्लेयर कभी भी हमेशा नहीं जीत सकता, चाहे कोई कितना बड़ा प्लेयर है, उसको हारना पड़ता ही है। वो हारता है, फिर दोबारा तैयारी करता है, फिर जीतता है। तो हार को एक्सेप्ट करने की अपने को बच्चों में आदत डालनी चाहिए।
और मैं ये कहूँगा कि यही एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं, वो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और स्पेशली मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि आप आउटडोर गेम्स खिलाएं बच्चों को। मोबाइल और जो आपने लैपटॉप दे दिया है, तो ज़्यादातर बच्चे आजकल क्या करते हैं, लैपटॉप और मोबाइल पे गेम खेल लेते हैं, तो उसकी मेंटल सेटाइटी तो उससे हो जाती है, पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज होता है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि बच्चा कभी भी वीडियो गेम या ऑनलाइन गेम में हारना नहीं चाहता। अगर हारता है तो गेम को छोड़ देता है बीच में, बिल्कुल, तो वो हमेशा जीतना ही चाहता है। ये जो टेंडेंसी है, यही बच्चे को बाद में डिप्रेशन की स्थिति में, लाइफ में कभी भी आदमी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, हमेशा सक्सेस नहीं होता। आपको फेल्योर एक्सेप्ट करनी पड़ती है। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि फेल्योर के साथ साथ कई बार आपको अगर मेहनत करते हैं, बच्चों में आजकल एक ये और आ गई है कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, फिर नहीं मिला रिजल्ट तो मैं क्यों मेहनत करूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। बिना मेहनत करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेहनत करके भी हो सकता है आप नहीं बढ़ पाए, पर आपकी मेहनत कभी खराब या बेकार नहीं जाती। अगर मेहनत करी हैं तो आप जो हो सकता है आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें नहीं, पर आपको ज़िंदगी में ज़रूर वो आपको कहीं ना कहीं आपको बढ़ावा देती है। आपके डेवलपमेंट में, आपके प्रोग्रेस में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने करी और बहुत अच्छी बात आपने कही कि हारना भी ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है जीवन में। और कहीं ना हारना भी नहीं, हार को एक्सेप्ट करना, बिल्कुल, हार को एक्सेप्ट करके और दोबारा खड़े होके कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी से बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपने हमारे दर्शकों को बताई डॉक्टर साहब। कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी आपने जो चीज़ें बताई कि स्पोर्ट्स में कितना पार्ट लेना चाहिए, किस तरीके से आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, वो भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। और मैं सभी एक बार दोबारा इस पे विशेष तौर से स्ट्रेस दे के कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि उनको आउटडोर एक्टिविटी में डालिए। और मैं शुरू में मेरे को अच्छी तरह याद है, मेरी डॉटर वो खेल में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। तो फिर मैं और मेरी वाइफ, हालांकि मेरी वाइफ भी गायनोकोलॉजिस्ट है, हम प्रैक्टिशनर थे, पर हमने ये तय किया था कि बच्चों को खेलने के लिए छोड़ने में मैं जाऊंगा या मेरी वाइफ जाएगी। जी। तो बच्चों को टाइम देना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने मेरी डॉटर को कहा कोई बात नहीं खेलना, मत खेलो, तुम वहाँ जाके बैठे रहना। और मैं वहाँ बैठता था उसको, और फिर धीरे धीरे उसने खेलना शुरू किया, पिकअप किया, और वो स्टेट चैंपियन बनी और नेशनल पे खेली स्कूल्स में। तो ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत सारा मन है, मेरा मन बहुत कर रहा है कि बहुत सारे सवाल और पूछूं, लेकिन मुझे समय इजाज़त नहीं देता डॉक्टर साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये आपने जो, ये तो था मेरा पर्सनल वन, पर मैंने कुछ कैरियर में जैसे जो मुझे नौकरी में मेरे को जिम्मेवारियां दी गई थी, वो भी मैंने पूरी करी है। जी बिल्कुल। तो वो इस मामले में मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे सीनियर प्रोफेसर थे यहाँ SMS से बीकानेर वो ऑपरेशन करने जाते थे उस वक्त, यहाँ से जाके वहाँ ऑपरेशन करना चाहते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या हुआ, जैसे मैं MCH मेरी क्लियर हुई थी, तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब को ये कह दिया कि ये लड़का है, इसको भेज दो, ये डेवलप कर देगा। तो मेरे को बीकानेर पोस्टिंग हो गई थी। तो बीकानेर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि मेरे जो गुरुजी, मेरे टीचर्स जिन्होंने ये कहा था, उनकी बात रखने के लिए और उनका जो था विश्वास मेरे में उन्होंने शो किया था, उसको करने के लिए वहाँ 0 से डिपार्टमेंट शुरू किया। मुझे शुरू में एक गैलरी में 5 बेड एक लकड़ी के पार्टीशन में दिए गए थे, वहाँ से 5 बेड से यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करके, और वहाँ मैंने
जयपुर के बाद में पहली बार कहीं दूसरी जगह एमसीएस शुरू हुई तो वो बीकानेर में शुरू हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और बीकानेर में मैं आने से पहले मैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डोनर्स की से उसने लगभग 4-5 करोड़ रुपए लगाए थे सहभागिता योजना में। एक यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया था जी। डिपार्टमेंट वहाँ 100 बेडेड अभी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है। वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स भी मैंने डोनेशन से लिए थे और आज ये स्थिति है कि वहाँ एमसीएस शुरू करके आया था। मैं 2011 में एमसीएस शुरू हुई थी और अभी वहाँ 4 सीटें हैं, एमसीएस की ट्रेनिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया है, समाज में काफ़ी अच्छा काम आपने करा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया डॉक्टर साहब। मन तो कर रहा है ढेर सारी बातें करें लेकिन समय इजाज़त नहीं देता डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। में आने मैं आपका धन्यवाद दूरदर्शन और दूरदर्शन के सब परिवार का कि मेरे को ये सब मेरी बातें कहने के लिए समय दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान। फिर मुलाकात होगी।